हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आपके रवि एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी रसायन शास्त्र का हमारा पहला चैप्टर है, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ 8, 9, 10, 11 एंड 12 बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। और जो भी इस चैनल पे पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम अपने पल पल का वीडियो जो अपलोड करें आप तक पहुँचे। और जो कुछ इस वीडियो में कमी रह जाती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने पढ़ाने की तरीका को और भी बेहतर से बेहतर करें और आपको समझाने में हम सक्षम हों। तो चलिए बिना किसी देरी और बकवास का हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। यानी अगर देखा जाए तो पदार्थ को हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। तो चलिए पहला आधार हमारा क्या है, भौतिक आधार, और दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक आधार। भौतिक आधार में क्या क्या आते हैं, भौतिक आधार में ठोस आते हैं, द्रव आते हैं और गैस आते हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर मैं इस वीडियो को एंड इस बात को फिर मैं रिपीट करूँगा। उसी तरह अगर हम रासायनिक आधार पर बात करते हैं तो रासायनिक आधार पर शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। फिर शुद्ध में क्या क्या आते हैं, तो शुद्ध में हमारा तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये बात हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन यहीं से उठता है, यानी बनता है। तो इस पे गौर करें। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट उठता है कि यौगिक क्या है, उसमें देते हैं मिश्रण और शुद्ध अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो हमें गौर इस बात पे करनी है कि यौगिक जो है हमारा शुद्ध है। और एक बात मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। अशुद्ध को ही हम मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण, इसलिए अशुद्ध को हम मिश्रण ही बोलते हैं। शुद्ध में हमारा तत्व यौगिक आते हैं। तत्व में क्या क्या आते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को यहाँ पे स्पेस न रहने की वजह से हमने नहीं लिख पाया है। इस यौगिक को इसको इरेज करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अशुद्ध को तो हमने चर्चा कर लिया, उसके बाद चलते हैं अशुद्ध में। सॉरी, माफ करिएगा, मैंने शुद्ध का चर्चा कर लिया, अब उसके बाद चलते हैं अशुद्ध में। तो अशुद्ध में क्या क्या आता है, अशुद्ध में एक समांगी आता है और एक विषमांगी आता है। यानी समांगी मिश्रण भी कर सकते हैं और विषमांगी मिश्रण भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, पुनः मैं इस टॉपिक को दोहराता हूँ कि पदार्थों को वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। पहला भौतिक आधार, दूसरा रासायनिक आधार। भौतिक आधार में क्या क्या आते हैं, ठोस आते हैं, द्रव आते हैं और गैस आते हैं। रासायनिक में हमारा दो आते हैं, शुद्ध और अशुद्ध आते हैं। शुद्ध में क्या क्या आते हैं, तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं। यौगिक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, तो यौगिक जो है शुद्ध भी होता है, शुद्ध होता है और तत्व भी हमारा शुद्ध होता है। तो तत्व में हमारा धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। अशुद्ध में हमारा क्या आता है, यानी अशुद्ध को हम मिश्रण भी बोलते हैं। और अशुद्ध में हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आते हैं। हमारा इसमें यौगिक बच गया, जो यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण मैं इसको इरेज करता हूँ और यौगिक को आगे समझाने में सक्षम होना चाहता हूँ। तो चलते, बस 2 मिनट मैं आपका टाइम लेना चाहता हूँ, माफ करिएगा। और हिंदी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे सुधारने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा हिंदी हमारी कमज़ोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब चलते हैं, मैंने यौगिक, हमारा यौगिक बच गया था।
यानी यौगिक। क्या है? यौगिक यानी यौगिक। यौगिक में हमारा एक आता है कार्बनिक, हमारा एक कार्बनिक आता है और एक अकार्बनिक आता है। क्या आता है? अकार्बनिक। यानी अगर हम देखते हैं तो पदार्थों का वर्गीकरण जो हमारा छूट गया था, अगले स्टेप को मैं दूसरे स्टेप में इसको यौगिक के बारे में बता रहा हूँ। यानी यौगिक मुख्यतः कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। इसलिए मैं ऑडियो के फॉर्म में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यानी पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर होते हैं, एक भौतिक आधार और एक रासायनिक आधार। भौतिक आधार में हमारे ठोस, द्रव और गैस आते हैं। रासायनिक आधार में हमारे शुद्ध और अशुद्ध आते हैं। शुद्ध में हमारा तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व में हमारा धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। यौगिक में हमारा जो आपके सामने अभी है कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं। अशुद्ध में हमारा समांगी और विषमांगी भी आते हैं। अशुद्ध को ही हम मिश्रण करते हैं। तो अब मैं अगले स्टेप की ओर बढ़ना चाहता हूँ। अब हम चर्चा करते हैं कि भौतिक आधार में जो हमारा भौतिक आधार, भौतिक आधार में हमारा जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठोस में हमारा आयतन प्लस आकार दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। इसी का उल्टा अगर हम करते हैं, आयतन प्लस आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो CH4 आ जाएगा, O2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। यानी गैस जितने भी होते हैं हमारे गैस के लिस्ट में आएंगे। और गैस हमारा आयतन और आकार गैस का दोनों ही अनिश्चित होता है। एक द्रव होता है, द्रव का आयतन तो फिक्स होता है, आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। द्रव में आप ले लीजिए पानी, शराब यानी लिक्विड फॉर्म। ठोस में हमारा पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, एक्सेट्रा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा जटिलता आ जा रही है। इसलिए मैं पुनः कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। यानी भौतिक आधार में हमारा ठोस, द्रव और गैस आते हैं। ठोस में हमारा आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और गैस में इसी का अगर उल्टा करते हैं तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी ठोस से डायरेक्ट हम गैस को समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ठोस को आयतन और आकार दोनों निश्चित लेकिन गैस में दोनों अनिश्चित। एक हमारा बीच में द्रव बच जाते हैं। द्रव में आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। द्रव में हम पानी, शराब को लेते हैं। गैस में मीथेन हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, गोबर गैस हो गया, एक्सेट्रा। एंड ठोस में पत्थर, लकड़ी, ये सभी हमारे ठोस फॉर्म में आते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले स्लॉट की।
और जो कुछ भी वीडियो में कमी रह जाती है जरूर बताइएगा ताकि हम सुधारने की कोशिश करें। एक हमारा होता है त्रिक बिंदु, एक हमारा क्या होता है त्रिक बिंदु। यानी त्रिक बिंदु कहने का मतलब है कि त्रिक बिंदु एक ऐसा तापमान होती है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं पाए जाते हैं। त्रिक बिंदु एक ऐसी तापमान होती है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिक बिंदु का एक चर्चा होती है हमारी इसी चैप्टर में, जो हम संक्षेप में ले चलेंगे इसको। त्रिक बिंदु एक ऐसी बिंदु होती है, यानी ऐसी तापमानें होती हैं जिस पर हमारे ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं एक साथ पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ठोस, द्रव और गैस हमारे तीनों जो अवस्थाएं हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। यानी जैसे बर्फ है, फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, इसको हमने गर्म किया यानी ताप दिया, तो इसको हमने गर्म किया तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, जल में। अगर हम इसी जल को फिर हम तापित करते हैं यानी ताप देते हैं तो ये किस चीज में बदल जाता है, यानी वाष्प। क्या में बदल जाता है, माफ करिएगा, वाष्प में। ये किस चीज में बदल जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है हमारा। किस में बदलता है, वाष्प में। अगर इसी हम वाष्प को हम ठंडा करते हैं, ठंड करते हैं, किस चीज में बदल जाता है, जल में। अगर इसी जल को हम पुनः ठंड करते हैं, ठंड करते हैं तो ये बदल जाता है हमारा बर्फ में। तो इसी को हम त्रिक बिंदु कहते हैं। यानी त्रिक बिंदु कहने का मतलब है कि त्रिक बिंदु एक ऐसी तापमानें होती हैं जिसपे हमारे ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ अवस्थाएं पाए जाते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए आप देख भी सकते हैं, यानी एक साथ पाए जा रहे हैं। यानी बर्फ को अगर हम तापित करते हैं तो फर्स्ट में अगर हम बर्फ को तापित करते हैं तो जल बनता है, और जल को फिर हम तापित करते हैं तो वाष्प बन जाता है, यानी इवेपोरेट होकर वाष्पित हो जाता है। इसको कहने का मतलब, लेकिन अगर हम वाष्प को पुनः ठंड करते हैं, इस वाष्प को हम पुनः ठंड करते हैं तो ये जल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जल को अगर और हम फ्रीज यानी ठंड करते हैं तो ये बर्फ में बदल जाते हैं। यानी ये रिपीटेशन की क्रिया होती है, और ठंड में ये भी क्रिया रिपीट होने के कारण इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। इसी ओवरऑल को हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। त्रिक बिंदु की और चर्चा हम डिस्क्राइब में आगे की ओर करेंगे, बस इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंस रखता है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके अगले स्लॉट के ऊपर मैं चलता हूँ। अब पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तीन जो अवस्था होती है, अवस्था जो होती है, अगर एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि घनत्व निम्नलिखित में किसका ज्यादा होता है, यानी घनत्व अगर घनत्व में देखा जाए तो हम एक डायग्राम की मदद से हम ये समझना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व हमारा किस में होता है, ठोस में, फिर उसके बाद किस में होता है, द्रव में, फिर उसके बाद किस में होता है, गैस में। जो कंपटीशन में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे तो वो डायग्राम से नहीं पूछते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में अधिकतम घनत्व किसके होते हैं या न्यूनतम घनत्व किसके होते हैं, यानी हिट दो ही ठोस और गैस पर क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करते हैं।
उसी तरह अगर हम चर्चा करते हैं आणविक द्रव्यमान एक होता है, आणविक द्रव्यमान यानी माफ करिएगा, आणविक आकर्षण बल होता है, आणविक आकर्षण बल एक होता है, आणविक आकर्षण बल। यानी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से ठोस, एक मिनट, ठोस, द्रव और गैस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है। तो आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है, ठोस का, और सबसे कम गैस का होता है। द्रव का से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, और घनत्व में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि घनत्व निम्नलिखित में से अधिकतम किसका घनत्व होता है, ठोस, गैस, ठोस का होता है, गैस का होता है, द्रव का होता है, या एग्जाम्पल में जिस तरह से दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठोस ना देकर ठोस का कोई एक वैसा फॉर्म दे देता है, जैसे लकड़ी देता है, पत्थर देता है, गैस को में O2 दे देता है, इस तरह से दे देता है। तो हमें फालतू बातों पर ध्यान नहीं देनी है, हमें घनत्व के अगर अनुसार हम देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा घनत्व हमारे ठोस में होते हैं, उसके बाद द्रव में होते हैं, और उसके बाद गैस में होते हैं। उसी तरह हमारा आणविक आकर्षण बल से क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है, यानी ठोस का आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और न्यूनतम गैस का होता है। अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब होता है प्रसार। प्रसार कहने का मतलब है ठोस, नहीं सॉरी, प्रसार यानी प्रसार मतलब विसरना, विसरना मतलब बिखरना। यानी अगर हम पूछते हैं तो प्रसार, जैसे हम ठोस, द्रव और गैस को समझाएं, घनत्व और आणविक आकर्षण बल को, अगर उसी को जस्ट अपोजिट कर दें, यानी गैस, द्रव और ठोस, यानी हमारा कहने का मतलब है कि प्रसार क्या है, यानी प्रसार का मतलब कि हम किसको ज़्यादा डिफ्यूजिंग कर सकते हैं, यानी एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो डिफ्यूजिंग मैं आगे क्यों चर्चा करूँगा। प्रसार मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसार अधिक होता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रसार गैस का होता है, फिर उसके बाद द्रव का होता है, फिर उसके बाद ठोस का होता है। इसी तरह हमारा मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण में भी हमारा गैस का ही अधिक होता है, फिर उसके बाद द्रव का होता है, फिर उसके बाद ठोस का होता है। यानी प्रसार और मिश्रण भी एक ही है। अगर आपको प्रसार याद है तो मिश्रण भी याद हो जाएगा। यानी मिश्रण में सबसे ज़्यादा गैस की होती है, फिर उसके बाद द्रव की होती है, फिर उसके बाद ठोस की होती है। सॉरी, मिश्रण गैस की होती है, द्रव की होती है, ठोस की होती है। उसी प्रकार हम आगे की ओर चलते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। अब पूछेंगे गतिज ऊर्जा किसका अधिक होता है, सेम बात है। यानी गैस का गतिज ऊर्जा अधिक होता है, फिर द्रव का गतिज ऊर्जा अधिक होता है, फिर ठोस का गतिज ऊर्जा अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है मिश्रण। कहने का क्या मतलब है, मिश्रण। मिश्रण नहीं, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारा गैस का अधिक होता है, फिर उसके बाद द्रव का होता है, फिर उसके बाद ठोस का होता है। अब उसके बाद हम आते हैं आंतरिक स्थान, सॉरी अंतराणविक स्थान होता है। क्या होता है, अंतराणविक स्थान एक होता है। अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान क्या होता है, अंतराणविक स्थान होता है। इसमें भी सेम वही बात है, यानी गैस की ज़्यादा होगी, फिर द्रव की फिर होगी, फिर उसके बाद ठोस की होगी। क्या होगी, ठोस की होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अंतराणविक स्थान जो होता है निम्नलिखित में किसका अधिक होता है, तो गैस का होता है, फिर उसके बाद द्रव का होता है, फिर उसके बाद ठोस का होता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर हम घनत्व की चर्चा करें तो घनत्व में सबसे ज़्यादा हमारा होता है ठोस का घनत्व अधिक होता है, फिर उसके बाद द्रव का, फिर उसके बाद गैस का होता है। उसी तरह अगर हम चर्चा करते हैं
अंतराण्विक आकर्षण बल की, तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी वही होता है हमारा जो घनत्व में होता है, यानी ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है अधिक होता है, फिर उसके बाद द्रव का होता है, फिर उसके बाद गैस का होता है। उसी तरह प्रसार, विस्तरण और गतिज ऊर्जा और अंतराण्विक स्थान का भी चर्चा करें तो ठोस द्रव गैस जो होता है उसके जस्ट उल्टा कर दें, यानी गैस द्रव और ठोस ये सारे हमारे सिस्टमेटिक टॉर्क से अधिक होते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अधिकतर तो हमने पदार्थ को मुख्यतः तीन जानते हैं, तीन अवस्थाएं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर देखा जाए तो पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। चौथा क्या होता है हमारा? चौथा एक प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में पूछता है कि पदार्थों का चौथी अवस्थाएं कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। हमारी जो पदार्थों का जो चौथी अवस्था होती है क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो हम प्लाज्मा की चर्चा करते हैं, यानी प्लाज्मा की चर्चा करते हैं, और प्लाज्मा जो हमारे होते हैं पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? फोर्थ अवस्थाएं होती हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। क्या होता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर होती है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्थाएं कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। और उसी प्रकार एक पांचवी होती है बोर्नस्टाइन। क्या होती है? बोर्नस्टाइन होती है। बोर्नस्टाइन होती है। आइंस्टाइन होती है। क्या होती है? बोर्नस्टाइन होती है। तो इसी तरह हमारी पांचवी अवस्थाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब है मुख्य रूप से कि हमारी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोर्नस्टाइन। तो मैंने कोशिश की कि आज हम अपना बेहतर करें, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इस वीडियो में कमी रह गई हो, समझाने में कमी हो या जो हैंड राइटिंग में कमी हो, कमी तो होगी क्योंकि हमारा थोड़ा सा हिंदी कमजोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।